हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीयूटी 2025 के लिए बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारे चैप्टर रहने वाले डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन दोनों ही चैप्टर्स के बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज की वीडियो में। सो आई एम अंशुता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड हम इस सीयूटी की सीरीज के थ्रू यही एम कर रहे हैं कि आप में से ज्यादा बच्चों को हम एसआरसीसी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन दिलवा सके। तो पूरे का पूरा सीयूईटी का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हर एक चीज का रिवीजन वीडियो, एमसीक्यू हम लगातार डाल रहे हैं। आपको एवरी सिंगल डे हमारी तरफ से 2 से 3 वीडियोस जरूर देखने को मिलने वाली है, जो कि आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा सीयूईटी के ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जल्दी से हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टिंग वाले चैप्टर नंबर हमारे 7 से रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या बोलता है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक जो है, फीडबैक का क्या काम होता है। तो देखो, हमें पता है जब हम डायरेक्टिंग पढ़ते थे, डायरेक्टिंग के अंदर हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते थे, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते थे। एंड कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे आखिरी में हमारे पास जो चीज आती थी वो होता था फीडबैक। कम्युनिकेशन क्या होता था, जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से बात कर रहा है। एक पर्सन जिसके पास कुछ आइडिया है, वो अपने आइडिया को एनकोड करता है, अपने आइडिया को एनकोड करके किसी एक मीडियम के थ्रू जो है रिसीवर तक भेजता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है। एंड जब रिसीवर जो है उसको मैसेज मिल जाता है और वो मैसेज को अच्छे से डिकोड कर लेता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, तब हम बोलते हैं कि जो रिसीवर भैया हो, तुम जाओ प्लीज हमारे जो सेंडर भैया हैं उनको फीडबैक दे दो, ताकि उनको समझ आ जाए कि तुम्हें मैसेज मिल गया है, तुमने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हम फीडबैक से क्या कहना चाहते हैं, फीडबैक से हमारा एम क्या रहने वाला है। फीडबैक से क्या हमारा एम ये रहेगा कि सिर्फ अंडरस्टूड हुआ, क्या एम ये रहेगा कि सिर्फ मैसेज फॉलो हुआ या सिर्फ रिसीव हुआ? नहीं, फीडबैक से हमारा एम ये होगा कि मैसेज मिल भी गया है और मैसेज अंडरस्टैंड भी कर लिया है हमारे रिसीवर भैया ने। तो रिसीवर भैया हमारे जो सेंडर भैया हैं उनको क्या बोलेंगे कि हाँ जी, मुझे आपका मैसेज मिल गया है और मैं आपका मैसेज समझ गया हूँ। इसी चीज को हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक से सिंपल मतलब है कि जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया, क्लास में पढ़ाने के बाद मैं पूछती हूँ कि क्या तुम सबको अच्छे समझ आया, तो अगर बच्चे बोलते हैं कि यस मैम समझ आया, तो दैट इज अ फीडबैक। सेंडर को समझ आ गया कि रिसीवर ने सुन लिया और समझ लिया है। ठीक है जी। दूसरी चीज, लीडरशिप के बारे में पूछा गया है कि लीडरशिप के लिए इन चारों में से कौन सी चीज सही है। एक से ज्यादा चीजें भी सही हो सकती है या फिर कोई एक चीज भी सही हो सकती है। क्या मैं लीडरशिप के अंदर दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हूँ? बिल्कुल सही बात है। तो 1 तो मेरा होगा। तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी। अरे मेरा तो आंसर सीधा ये निकल के आ गया, क्योंकि इसमें आंसर क्या होता है, जब भी मैं लीडरशिप करती हूँ, मैं लीडरशिप के अंदर अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनकी भी मैं लीडर हूं, मैं उनके बिहेवियर को एक पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती हूँ। एक इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हूँ कि जो भी हमारा फाइनल गोल है हमारी कंपनी का, उस गोल को पूरा करने के टुवर्ड्स मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हूँ। तो 1 तो आंसर होगा। मेंटेन बैड इंटरपर्सनल रिलेशन, अरे मैं बुरे रिलेशन क्यों बनाना चाहूंगी? इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज टू इनवॉलंटरीली, इनमें अलग तरीके से इनवॉलंटरीली जो है इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहूंगी। प्लानिंग में भी जो है हमारे लीडर हेल्प नहीं कर रहे। लीडर का सिंपली काम होता है कि उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स है, जितने भी जूनियर्स है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि सारे सबऑर्डिनेट्स क्या करें, गोल टुवर्ड्स काम करने लग जाए। ठीक है। अगली चीज, इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन सच एज दिस एंड दिस। ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमने जो है नहीं प्रोवाइड करी हैं, अगर हमने ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करी हैं, तो कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकती है। अगर ये सारी फैसिलिटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, साफ सुथरी, स्मूथ एंड क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, अगर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाती है, तो फिर हमारा कौन सा पर्टिकुलर बैरियर है जो कि इनमें इसकी वजह से हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सिमेंटिक बैरियर होता है कि हम जो है एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग के स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम एनकोडिंग कर रहे हैं, जब सेंडर एनकोडिंग कर रहा है या रिसीवर जब डिकोडिंग कर रहा है, उस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है। पर्सनल बैरियर होता है किसी एक इंडिविजुअल इंसान से रिलेटेड, और साइकोलॉजिकल बैरियर होता है हमारे दिमाग का, हमारे माइंड से रिलेटेड। ठीक है जी। अब तुम ये चीज देखो, जो भी यहाँ पे ऊपर चीज है, इससे इनकोडिंग डिकोडिंग पे कोई असर नहीं हो रहा। ये किसी एक बंदे की, एक इंडिविजुअल इंसान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मीटिंग्स और ये सब कुछ प्रोवाइड करे। ये किसी के दिमाग की भी गलती नहीं है कि हमारी मीटिंग नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन की
जितनी भी फैसिलिटीज है उनके बारे में बात करेंगे, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है, क्योंकि किसी इंसान इंडिविजुअल की नहीं, किसी के दिमाग की नहीं है, इनकोडिंग डिकोडिंग की गलती नहीं है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खराब है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की यहाँ पे हमारे को बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कह रहे हैं इन सब में से डायरेक्टिंग का कौन सा प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्टिंग का भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तो हम उसमें ये चीज ध्यान रखते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रही है, कि एक टाइम पे एक ही सीनियर जो है वही एक जूनियर को ऑर्डर दे रहा है, 2-3 सीनियर आके एक जूनियर को ऑर्डर नहीं दे रहे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही सीनियर जो है ऑर्डर दे रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करी जाती है। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का एक अलग गोल है, इसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है, किसी और का कुछ और गोल है, सब अलग अलग गोल्स फुलफिल कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम नहीं सोचते, हम पूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हार्मनी में कलेक्टिवली सोचते हैं। फॉलो थ्रू, हमारे जो है सबऑर्डिनेट्स जो है हमें फॉलो भी कर रहे हैं, हम हर चीज को सही से लेकर चल रहे हैं, हम इसमें चेक भी करें कि कुछ गलती नहीं हो रही, तो फॉलो थ्रू भी हम करते हैं। तो ये सारे ही बेटा जी हमारे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के। सो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे बोलता है जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, इन सब में से कौन सी चीज है जो जॉब एनरिचमेंट में आती है। पहली चीज बेटा जी हमारा जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, मोटिवेशन के लिए एक इंसेंटिव होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, ठीक है। मोटिवेशन में हमारे पास इंसेंटिव्स होते थे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो एक ये किस तरीके का इंसेंटिव है, ये एक नॉन फाइनेंशियल वाला इंसेंटिव है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज क्या होने चाहिए, देखो उनको जॉब में एनरिचमेंट मिलनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, डिजाइनिंग जॉब्स विद अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। तो ये पहला ही हमें जो आंसर मिल गया ये सही मिल गया, ठीक है। हमें जो पहला ही आंसर मिल गया वो बिल्कुल सही मिल गया कि डिजाइनिंग द जॉब्स विद अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। देखो मतलब क्या है, अगर तुम सेम ही टाइप ऑफ काम किसी इंसान को करने को बोलोगे तो वो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएगा। वो ऐसा चाहेगा कि मैं दिन रात सुबह शाम रोज रोज एक ही काम करता रहूं। तो अगर तुम्हारी जो जॉब है उसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ काम है, तुम कभी कुछ काम दे रहे हो, कभी कुछ दे रहे हो, कभी अलग अलग जगह पे उसको भेज रहे हो, तो जो एम्प्लॉय है वो बोर नहीं होगा, वो खुश हो रहा है, वो खुश रहेगा और वो खुशी से काम कर पाएगा। वो कंपनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो यही चीज जॉब एनरिचमेंट बोलती है और यही एग्जैक्ट मतलब है जॉब एनरिचमेंट का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल मेरी करेक्ट है। तो 1 तो सही है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। एम्पावरिंग एम्प्लॉइज बाय गिविंग रिकॉग्निशन, अरे नहीं ये तो जॉब रिकॉग्निशन होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होता है, सॉरी नॉट जॉब रिकॉग्निशन। ये क्या होता है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होता है, ये जॉब एनरिचमेंट नहीं होता है। तो मेरा ये आंसर भी नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, ये भी नहीं होता, ये इनिशिएटिव है कि तुम उनको इनिशिएटिव लेने दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम उनको एक रोल प्ले करने दे रहे हो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रमोटिंग एम्प्लॉयज, ये तो प्रमोशन है, ये तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये भी बात हम नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट की, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो नौकरियां हैं तुम उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, इस तरीके का बनाओ कि लोग उसको करके बोर ना हो जाए। और एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है मोटिवेशन करने के लिए। Govind Limited assured their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job। कह रहे कि वैसे तो रिसेशन है, रिसेशन का मतलब है कि हमारी जो है डिमांड कम होने वाली है, मार्केट में हमारे को लॉसेस होंगे, कंपनी को शायद हमारे को जो है बिजनेस को ऑफलाइन यूनिट जैसे बंद करना पड़ जाए, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकालेंगे, चाहे कंपनी को थोड़ा सा घाटा खाना पड़ जाए, पर एम्प्लॉइज को घाटा नहीं होने दिया जाएगा। नेम द टाइप ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पे कौन से इंसेंटिव की बात हो रही है, कि यहाँ पे तुम्हारी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, कि यहाँ पे तुम्हारी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, ठीक है ना। क्या यहाँ पे तुम्हारी एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट हो रही है, नहीं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट तब होती है जब तुम उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह लेने देते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे तुम्हारी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नई कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई प्रमोशन दे रहे हैं, कोई नई जॉब दे रहे हैं, कोई नई पोजीशन दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालेंगे नहीं। अगर तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म तक तुम इसी नौकरी में रह सकते हो, तुम्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, तो वे फिर से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है मोटिवेशन का, जिसका नाम क्या है, जॉब सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर। जैसे मैंने तुम पहले भी बोला, पर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड। पर्सन और पर्सनल तुम अच्छे से याद रख सकते हो। पर्सनल मतलब पर्सन, किसी एक इंसान के रिलेटेड, कि किसी एक इंसान की कोई अगर गलती है, किसी एक इंसान की वजह से अगर कुछ गलती हो रही है, तो वो पर्सनल बैरियर में आने वाला है,
ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की गलती है, किसी इंसान की गलती नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट की, उसकी फैसिलिटीज की गलती है, इंसान की गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे पूछा गया पर्सनल बैरियर कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, एक इंसान बात नहीं करना चाहता, ये उसकी गलती है कि वो बात नहीं करना चाहता। एक इंसान डरता है कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज हो जाएगा, ये भी इंसान की गलती है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव ही नहीं मिला बात करने का, तो उसने बोला मैं तो बात करूंगा ही नहीं, जब तक मुझे इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा बात करने का, कोई चीज कम्युनिकेट करने का, तो उसने कम्युनिकेशन नहीं करी। तो ये तीनों ही टाइप्स जो है मेरे पर्सनल बैरियर के टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं देखो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ये पर्सनल नहीं, ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल है। ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है कि तुम्हारे दिमाग में जो है तुम अच्छे से याद नहीं रख पाए, तुम्हारे दिमाग में तुम जो है अच्छे से उसको रिटेन नहीं कर पाए हो, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। वेयर एज बाकी के जो तीनों है वो पर्सनल बैरियर के टाइप्स है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। कह रहे तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को एक डिजायर्ड मैनर में काम करवाना है ताकि तुम अपने गोल्स को पूरा कर सको। सबॉर्डिनेट्स को डिजायर्ड मैनर में तुम तभी काम करा सकते हो जब तुम उनको मोटिवेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन में तो तुम बात कर रहे हो, ठीक है। सुपरविजन में तुम ओवरसी कर रहे हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लीडर जो है आपको पाथ दिखाने का ट्राई करता है, आपको डायरेक्शंस देके कि तुम्हें काम कैसे करना है, ठीक है जी। चलो, which of the following is the appropriate order of hierarchy of needs according to अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने हमें क्या किया था, मोटिवेशन के लिए हमें हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी कि हम जो है अगर मोटिवेट करना चाहते हैं एक हायरार्की में मोटिवेट करेंगे, ताकि एक हायरार्की में क्योंकि नीड्स चलती हैं सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक चलते हैं। सबसे नीचे हमारे बेसिक नीड्स होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, और उसके बाद हमारी जैसे जैसे हमारी नीचे वाली नीड्स पूरी होती जाती है वैसे वैसे हम इस पिरामिड में जो है ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाली, अगर वो पूरी हो गई तो उससे ऊपर, वो पूरी हो गई तो उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से हमारी जो नीड्स चलती हैं। इन्हीं नीड्स का एक जो हायरार्की है हमें किसने बताया था, हमारे अब्राहम मास्लो ने बताया था। सबसे पहले क्या कहते हैं, सेफ्टी नीड्स नहीं, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि आपकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान होती है, सबसे पहले आपकी वो होती है। तो पहले मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 4 सॉरी, ठीक है। इसके बाद हमारे को सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि मुझे बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने वो ले लिया। जब मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया, मैं बोलूंगी अब मुझे सेफ्टी चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान कभी मेरे से छिनेगा नहीं, ये तो मेरे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो मेरे पास सेफ्टी होगी। ये दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर होगी एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स उसके बाद आती है। एफिलिएशन नीड्स का मतलब होता है कि अब मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया और मुझे सिक्योरिटी भी मिल गई कि ये उम्र भर मेरे पास मेरा रोटी कपड़ा मकान रहेगा, कोई मेरे से छीनेगा नहीं। तो अब मेरा जो घर का जो भी नीड्स थी वो पूरी हो गई है। जब मैं अपने घर की नीड से बाहर निकलूंगा तब मुझे दिखेगा कि दुनियादारी भी होती है, तो तब मुझे चाहिए कि मेरे दोस्त भी बने, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनूं, वो ग्रुप मुझे अपनाए, तब मेरी एफिलिएशन नीड्स शुरू होती है। जब मेरी वो पूरी हो जाती है फिर मेरी एस्टीम नीड्स शुरू हो जाती है कि अब मैं सिर्फ ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अब मैं उस ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप के लोग हैं ये सिर्फ मुझे एक्सेप्ट ना करें, इन सबसे बेटर बनूं मैं और इन सबका लीडर बनूं मैं, ये सारे मेरे अकॉर्डिंग चले, ये सब में इन सबके बीच में मेरा एक बढ़िया एटीट्यूड, मेरा एक बढ़िया ईगो, मेरा एक बढ़िया लेवल होना चाहिए इन सबके बीच में। एंड जब वो भी पूरा हो जाता है तो हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आते हैं, जिसमें जो भी इंसान है वो ये चाहता है कि अब मुझे जितना सब मिल गया यही सब अब मल्टीप्लाई होता रहे, अब मुझे सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, अब बस ये सारी चीजें कभी में से छिने नहीं और ये सारी चीजें ईयर ऑन ईयर मल्टीप्लाई होती रहें, ठीक है जी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, नंबर 2। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आती है, फिर सेफ्टी की नीड्स, फिर ग्रुप के साथ एफिलिएशन की नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। बाकी के और भी कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। फिर मेरे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इन चारों को मुझे इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैचिंग इनका करना है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, एक एक करके देखते हैं। ए में जो है या तो 4 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो मैं सबसे पहले ए 2 देख लेती हूँ। अगर ए का 2 हुआ तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, अगर ए का 2 नहीं हुआ तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं सीधा दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। सुपरविजन क्या 2 से मैच खाता है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। सुपरविजन में मैं स्टिमुलेट नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन में ओवरसी करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गलत है। टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, नहीं, मैं सुपरविजन में सिर्फ ओवरसी करती हूँ, मैं सुपरविजन में किसी को स्टिमुलेट तो नहीं करती हूँ। तो दो ऑप्शंस तो मेरे कट हो गए, अब बचे ये दोनों ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस में देख लेते हैं हम हमारे पास क्या सही आंसर होना चाहिए। सुपरविजन या तो 4th होगा या तो 1st होगा। अगर मैं फर्स्ट देखूं, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इन्फ्लुएंस भी नहीं करती हूँ बेटा सुपरविजन में, मैं सिर्फ देखती हूँ।
हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, सुपरविजन ओवरसी करने का प्रोसेस होता है। तो मेरा आंसर सिर्फ ए से आ गया कि ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कि ए का ऑप्शन 4 होना चाहिए। बी का 2 देख लो, बी का 2 होगा मोटिवेशन स्टिमुलेट करता है, सही बात है। सी का 1 लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है, सही बात है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अब एक चीज याद रखो, यहां से एक चीज, इनके जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखो। सुपरविजन में हम सिर्फ ओवरसी करते हैं और कुछ नहीं करते, कोई इन्फ्लुएंस स्टिमुलेट कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं सिखा रही, मैं बस उनको देख रही हूँ, मुझे और कोई लेना देना नहीं है कि मैं उनको सिखाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं, गोल पूरा कराऊं, नहीं, मुझे बस ओवरसी करना है, मुझे और कुछ नहीं करना। मोटिवेशन में मैं स्टिमुलेट करती हूँ, कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, एक तरीके से मैं उनको बढ़ावा देती हूँ कि हाँ तुम काम कर सकते हो और तुम काम करो, इस तरीके से काम करो कि तुम्हारा जो गोल है वो पूरा हो जाए, ठीक है। मैं इनको जो है एक्शन लेने के लिए स्टिमुलेट करती हूँ। लीडरशिप में हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम्हारा लीडर कितना अच्छा है, तुम्हारे लीडर की कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, वो ऐसा है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। एंड कम्युनिकेशन तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा कि जैसे आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई बात हो रही है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन है, वो तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है जी। चलो अगला मेरे पास आता है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये जो हमने ऊपर अभी अभी एलिमेंट्स पढ़े, यही सारे एलिमेंट्स तो है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ओवरसीइंग, ठीक है, ये सारी चीजें ही तो है। कह रहे हैं कि सारे डायरेक्टिंग की तो बात हो रही है, डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स हमने अभी अभी ऊपर पढ़े हैं उन्हीं सबकी तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है जी। नेम एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि हम डायरेक्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं तो वेरी हाई चांसेस है कि डायरेक्टिंग ही होगा। दूसरी चीज, जो एलिमेंट्स पूछे गए हैं तो एलिमेंट्स डायरेक्टिंग में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टिंग का ही बात कर रहे होंगे। डायरेक्टिंग का कोई एक एलिमेंट बताना है which refers to the process of making subordinates to act in a manner to achieve organization goals, जिसमें हम जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करवाने के लिए एक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ मूव करवाने में, एक्ट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है जी। चलो, इन अ कंपनी ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी दी गई है, एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है, कंसिडरेशन, रिस्क टेकिंग एटसेट्रा, ठीक है। द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन एम्प्लॉइज को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी देते हैं कि तुम्हें जो है हम इंडिविजुअली पावर दे रहे हैं कि तुम अपना काम वाम कर सकते हो, और तुम्हें साथ में रिवॉर्ड भी किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। तो क्या तुम्हें अच्छा स्टेटस मिल रहा है, जी नहीं, अच्छा स्टेटस तब मिलेगा जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, तुम्हें एक हायर जॉब मिलेगी या तुम्हें एक बेटर अच्छी कंपनी मिलेगी। जॉब एनरिचमेंट में तो जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जॉब की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ही इतना अच्छा है कि वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमी की बात करी जाती तो शायद एम्पावरमेंट आ जाता कि तुम एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें ओवरऑल सब कुछ ही दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, तुम्हारे रिस्क टेकिंग को भी देखा जाता है, तुम्हें कंसीडर भी किया जाता है, तुम्हें ताकत भी दी जा रही है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ही पूरी अच्छी है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ही यहाँ पर जो है वो मेरा एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, लीडर की कौन सी क्वालिटीज हैं जिसमें ये बोला गया कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए क्लियरली एक्सप्लेन करने की कि उसके आइडियाज क्या है और लोगों को उसके आइडियाज अंडरस्टैंड करवाने की। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तुम्हें अपना कुछ भी एक्सप्लेन करना है और दूसरे को अंडरस्टैंड करवाना है तो वहां पे तुम्हारे कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है, क्योंकि जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बताना चाहता है और दूसरे इंसान को कुछ अंडरस्टैंड करवाना चाहता है तो उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और किसी तरीके से वो अंडरस्टैंड करवा ही नहीं सकता, ठीक है जी। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, full utilization of potential and capacity of employees can be seen in, कह रहे हैं कि ये हमारे पास 4 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं। इन सभी लीडरशिप स्टाइल्स में से कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है हमारे सबऑर्डिनेट्स के पोटेंशियल को, उनकी कैपेसिटी को। अगर मैं ऑटोक्रेटिक की बात करूं, ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया जाता है, कोई पावर नहीं दी जाती है, सारी पावर लीडर के पास होती है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है लीडर होता है, सबऑर्डिनेट होता ही नहीं है। यहाँ पे लीडर भी होता है लेकिन सबऑर्डिनेट भी होता है, पर सबऑर्डिनेट की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पे उसको जो है कुछ हद तक पावर दी जाती है, कुछ हद तक जो पावर है वो लीडर के पास ही रहती है, बट ये सिर्फ फ्री रायन लीडरशिप में ही है कि फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाता है और यहाँ पे सिर्फ सबऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे लीडर होता ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट को बोला जाता है कि तेरी जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी, तो हर चीज को यूज कर और तो अकेले ही सारे काम कर, लीडर तुम्हें जो है
देखने नहीं आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या रहने वाला है, फ्री रेन लीडरशिप, जिसको हम लेजिस फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टिंग का करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड बाय द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल इनमें से कौन सी है, सॉरी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इनमें से कौन सी नीड्स को पूरा करता है, आपके एस्टीम नीड्स को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को, या एफिलिएशन नीड्स को। तो टेक्निकली नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इन सबको ही पूरा करता है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल में तुम्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मेरे तो बहुत रिस्पेक्ट है। तो तुम्हें अगर रिस्पेक्ट दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तुम्हारे को जो है एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दी जाएगी, तुम्हारी एस्टीम नीड्स पूरी होंगी। ठीक है, अगर तुम ग्रुप का हिस्सा बनोगे, तुम्हें जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा क्लाइमेट मिलेगा जहां पे तुम्हें रिवॉर्ड भी किया जाता है, तुम्हें ऑटोनॉमी भी दी जाती है, तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तुम्हारी एफिलिएशन नीड्स जो है पूरी होंगी। ठीक है ना, तो तुम्हारी सारी की सारी ही जो यहाँ पे नीड्स है वो एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन से पूरी होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। इसी के साथ डायरेक्टिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। तो कंट्रोलिंग चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बोलता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री वगैरह है हमारी, अगर वहां पे लेबर कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो जाए, वो बड़ी ज्यादा हमारे लिए ट्रबल की बात है। इट इज मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। देखो कह रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा, पोस्टल चार्जेस या लेबर कॉस्ट? ऑब्वियसली बात है लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर बहुत ज्यादा लगती होगी, वहां पे पोस्टल चार्जेस तो लगते नहीं होंगे। पोस्टल चार्जेस तो ऑफिस वाली कंपनीज के लिए यूज आती होंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस बेस्ड कुछ कंपनीज होती होंगी। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग में पोस्टल चार्जेस तो ज्यादा होंगे ही नहीं, तो पोस्टल चार्जेस बहुत कम होंगे, तो वो अगर 15% से भी बढ़ जाते तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेबर कॉस्ट हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, वो क्योंकि हमारी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबर कॉस्ट अगर 5% से बढ़ जाती है तो हमारे लिए बहुत ट्रबल वाली बात क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हम जो है कुछ चीजों पर ही फोकस करेंगे। कौन सी चीजों पर फोकस करेंगे, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, बाकियों पे फोकस नहीं करेंगे। यही बोलती है हमारी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की अप्रोच, कि हम सिर्फ ऐसी चीजों पे फोकस करें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हम उन चीजों को इग्नोर कर देंगे। उन पे थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है, हम हर छोटी छोटी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करेंगे जो हमारे की रिजल्ट एरियाज है, जिनके ऊपर जो है हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर बेस्ड होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि तुम ना ऐसे छोटी मोटी चेंजेस हो गई, ठीक है, वो तो दिन दिन भर में ना चलता रहता है, कि थोड़ा सा ऊपर कुछ हो गया, थोड़ा सा नीचे कुछ हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर तुमने अपना ये स्टैंडर्ड सेट किया कि इस लाइन पे मेरा स्टैंडर्ड सेट है, तो तुम हर चीज पे नहीं बोल सकते कि अरे ये तो ऊपर हो गया नीचे हो गया, नहीं, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तुम्हारा जो भी काम होगा वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए मैनेजमेंट को जाके तंग मत करो, तो मैनेजमेंट को उसी चीज के लिए तंग करो जब बहुत बड़ा एक हमें ऐसा डेविएशन देखने को मिलेगा। जब हमें एक बहुत बड़ा डेविएशन देखने को मिलेगा, सिर्फ तभी जाके तुम मैनेजमेंट को तंग करो, ऐसे छोटे मोटे डेविएशन के लिए तंग मत करो, क्योंकि ये तो डेली लाइफ में हमारे डेविएशन आते रहेंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस। तो यही चीज मैंने तुम्हें समझाई है, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस होगा, तो मेरा आंसर 1 वाला होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ देख लो, फोर्थ होगा कि नहीं, कीप कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। यही तो बोला है कि एक्सेप्शन से मैनेज करो, मैनेजमेंट करो सिर्फ एक्सेप्शन की, हर चीज की मत करो, क्योंकि अगर तुम हर चीज देखने लग जाओगे तो तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, ओनली 1 शुड बी माई आंसर। ठीक है, name the function of management which helps in the formulation of future plans in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning for the future। कहते हैं फ्यूचर के लिए प्लान करने में हमें कौन मदद करता है, पास्ट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करके फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान करने में कौन मदद करता है, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, तो प्लानिंग से पहले क्या हुआ होगा, लास्ट टाइम कंट्रोलिंग ही हुआ होगा। ठीक है, जब भी हम पहली बार प्लान करने बैठेंगे उससे पहले तो ऑब्वियसली हमारा लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग का वही हुआ होगा, क्योंकि हमारा साइकिल ऐसे ही चलता है, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करके हमने यहाँ पे जो भी हमने सोचा था वो चेक करेंगे कि क्या वो सही से हुआ या क्या वो सही से नहीं हुआ। अगर वो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, जो भी हुआ हम उसको सही करेंगे और उसके सही करने के बेसिस पे वापस से प्लानिंग करेंगे, फिर वही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे। तो आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। कहते हैं ये सारे हमारे फंक्शंस हैं,
इन सभी फंक्शंस में से प्री रिक्विजिट क्या है कंट्रोलिंग करने के लिए, इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना कंट्रोलिंग हो नहीं सकती, वो है हमारा प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के स्टेज में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या मैंने काम सही से किया या नहीं किया। प्लानिंग के स्टेज पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे 90% स्कोर करना है, ठीक है। अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं करी, विच इज वाई मुझे पता ही नहीं कि मुझे 90% स्कोर करना था, तो अब मैं कंट्रोलिंग की स्टेज पे जाके चेक क्या करूंगी, चाहे मेरा 80% आए, चाहे मेरा 85% आए, चाहे मेरा 90 आए, चाहे मेरा 100 आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे मैं फेल हो जाऊं, मैं कंट्रोल करते वक्त चेक कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मुझे कितना लाना था, मुझे पता ही नहीं 80 अच्छा है या बुरा है। तो मुझे कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए, जिसमें मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकूं। फिर उन्हीं स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करती हूँ मैं कंट्रोलिंग के टाइम पे और डेविएशन फाइंड आउट करती हूँ, और फिर मैं करेक्टिव एक्शन ले पाती हूँ, ठीक है। एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो हर चीज कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये हमने क्या अभी पढ़ा है कि एक्सेप्शनल चीजों को ही कंट्रोल करो, हर चीज को कंट्रोल मत करो, एक्सेप्शनल चीजों को ही कंट्रोल करो। तो हाँ, तुम्हारे डेली बेसिस पे छोटे मोटे डेविएशन चलते रहेंगे तुम्हारे स्टैंडर्ड से, उसको कंट्रोल मत करने की कोशिश करो। जिस दिन बड़ा कोई डेविएशन आया, ठीक है, जिस दिन कुछ एक्सेप्शनल केस हुआ, सिर्फ उसी को पकड़ो, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मैनेजमेंट को तंग मत करो, ठीक है। अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन डेविएशन कैन बी एनालाइज। डेविएशन को जी तुम कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेकिंग करते हैं हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो क्या आया। मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया 90, उसमें से मैं माइनस करूंगी जो मेरे एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से जो कि था 85, फिर मैं इससे डेविएशन निकालूंगी कि 5% का मेरा डेविएशन आया है। अब मुझे उन डेविएशन को क्या करना है, एनालाइज करना है। मैंने क्या करा, एक्चुअल रिजल्ट देखा कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट कितना आ रहा है, ठीक है, 85। मैंने एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को देखा, उन दोनों को माइनस किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया डेविएशंस को, या फिर मैंने क्या किया, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, मैंने कैलकुलेट करा डेविएशंस को। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, वो बात करें डेविएशन को। तुम जब एनालाइज करने जाते हो तो तुम डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए क्या करते हो, डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए तुम क्या करते हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हो। अरे नहीं जी, ये तो तुम प्लानिंग के स्टेज पे कर लेते हो। मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को, नहीं जी, वो भी तुम पहले कर लेते हो, उसके बाद डेविएशन निकालते हो और उसके बाद एनालाइज करते हो, तो ये भी तुम पहले कर लेते हो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करते हो और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करते हो, ये सही बात है, तो ये तो होगा ही होगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन तो एनालाइज करने के बाद लिया जाता है, तो ये पहले हो जाते हैं, ये बाद में होता है। डेविएशन एनालाइज करने के टाइम पे सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यूज हम करते हैं। तो मुझे सीपीसी दिया है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 मेरा आंसर हो जाएगा। कंट्रोलिंग क्या है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग ना तो सिर्फ ये है ना तो सिर्फ ये है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो है, इनफैक्ट दोनों ही है। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग पहले पीछे देखती है कि प्लानिंग में हमने क्या प्लान किया था, और फिर कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड के बेसिस पे जो है हम कंट्रोलिंग करते हैं कि अब आगे मुझे क्या चाहिए, उसके बेसिस पर मैं जो है करेक्टिव एक्शन लूंगी, ठीक है जी। कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब बैकवर्ड लुकिंग बोला क्यों जाता है, बिकॉज इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। कह रहे तुम इसमें पास्ट एक्टिविटीज की जो है पोस्टमार्टम करते हो, बिल्कुल सही बात है। तुम पास्ट एक्टिविटीज का अंदर बाहर सब देखते हो कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। देखो, जब भी तुम टेक करेक्टिव एक्शन करते हो, टेक करेक्टिव एक्शन करते हो, तो टेक करेक्टिव एक्शन तभी होता है जब पहले तुम डेविएशन को एनालाइज करते हो कि भैया जी मेरे कम नंबर आए तो क्यों आए। तुम एनालाइज करोगे अच्छे से। एनालाइज करने का क्या मतलब है कि तुम एक तरीके से अपने पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम कर रहे हो कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है। टू फाइंड आउट डेविएशन, इट एम्स एट इंप्रूविंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए तो फ्यूचर परफॉर्मेंस को नहीं मैं इंप्रूव करूंगी, डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए तो मैं पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूंगी। ये मुझे थोड़ा सेंस नहीं बना रहा। इट रिलेट्स टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अरे अगर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर रिलेट कर रहा है तो वो बैकवर्ड लुकिंग थोड़ी होगा, वो तो फॉरवर्ड लुकिंग होगा। फ्यूचर के रिलेटेड है तो फॉरवर्ड लुकिंग होगा, मुझे तो बैकवर्ड लुकिंग देखना है, तो पास्ट ही मेरा जो है यहाँ पे आंसर होगा। तुम वैसे भी देख सकते हो बैकवर्ड में क्या वर्ड आना चाहिए। मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ कि इंग्लिश की डिक्शनरी तुम्हारी बहुत यूज होने वाली है एमसीक्यूज में। बैकवर्ड और पास्ट सिनोनिम्स है, सही लग रहा है। बैकवर्ड और फ्यूचर गलत है, फ्यूचर गलत है, ठीक है। बैकवर्ड और फ्यूचर सेम नहीं है, एंटोनियम्स है, तो ये हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो इंग्लिश की डिक्शनरी से भी तुम बहुत आंसर सही कर सकते हो। सेटिंग अ स्टैंडर्ड टाइम से 6 आवर्स टू परफॉर्म अ टास्क। अगर तुमने 6 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम सेट करा है किसी काम को करने के लिए, तो क्या वो डेविएशन का एनालिसिस है? जी नहीं। तुम यहाँ पे सेट कर रहे हो स्टैंडर्ड को, तो डेविएशन तो एनालिसिस नहीं है। क्या वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, क्या वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, या क्या वो दोनों है? अब तुम सोच के देखो, तुमने 6 घंटे का एक नंबर दिया है कि इतने घंटे में काम हो जाना चाहिए, क्या तुम यहाँ पे क्वालिटी
की बात कर रहे हो, क्वालिटी का मतलब तो होगा कि तुमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया और बोला इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट जो है मेरा वो मीट करना चाहिए, तुमने वो नहीं बोला, तुमने स्ट्रेट अवे एक नंबर दे दिया कि मुझे तो इतने टाइम में मेरा काम किया हुआ मिलना चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू द प्लान। तुम्हारे जो इवेंट्स हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये तुम कब करते हो, ये तुम कंट्रोलिंग में करते हो, ठीक है। प्लान्स तो प्लानिंग में बनाते हो, डायरेक्टिंग में डायरेक्शंस देते हो अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजिंग में तुम सारे कामों को डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग। Which of the following is not a step in the process of controlling? कह रहे कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, मैंने क्या तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ है कंट्रोलिंग के प्रोसेस का, सर मुझे कंट्रोलिंग आती थी, ठीक है। तो SMCAT ये होते हैं हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, फिर measuring the performance, फिर comparing the performance, फिर analyzing the deviation और फिर taking corrective action। ये मेरे पास होता है। setting performance standard हो गया तो ये तो मेरा काम है। comparing actual performance with standard ये भी होगा। S और C तो मेरा कट गया, ठीक है जी। taking corrective action भी है, ठीक है। तो ये A for क्या ये है, देखते हैं। assignment of duties ये नहीं है। A से हमारा होता है analysis of deviation। assignment of duties कब करते हैं हम, organizing में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज नहीं है, मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन C होने वाला है, ये कंट्रोलिंग के अंदर नहीं आता है। Today almost every business organization is computer monitoring as a part of their control system. Which point of importance of controlling कहते हैं, कौन सी importance of controlling की बात करी गई है, efficient use of resource की, जजिंग एक्यूरेसी की, अकम्पलिशिंग गोल्स की, या फिर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की। कहते हैं आज की डेट में हर एक कंपनी में जो है कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम है अपने कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर। अब कौन सी इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, देखो इसका मतलब ये नहीं कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, इनफैक्ट वो तो रिसोर्सेज नए लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से, वो तो नया रिसोर्स को ही लेकर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्स की बात नहीं हो रही। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक्यूरेसी जज करने की भी कोई बात नहीं हो रही और गोल्स को पूरा करने की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तुम एक ऑर्डर इंश्योर कर रहे हो कि एक सिस्टमैटिक चीज बना रहे हो कि कंट्रोल सिस्टम में हमें कंप्यूटर मॉनिटरिंग हमें करनी है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन तुम कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन तुम कर रहे हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल विच अ मैनेजर शुड कंसीडर व्हाइल डीलिंग विद डेविएशन से डील करते वक्त किसकी बात हमें करनी चाहिए। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, डेविएशंस को जब एनालाइज करना होता है तो हम दो चीजें करते हैं, CPC एंड MBE, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो चीजें हम करते हैं। तो मेरा यही यहाँ पे आंसर भी होने वाला है, ठीक है। Which two steps in the process of controlling are concerned with compelling events to conform to the plan? हमें क्या, कौन सा ऐसा स्टेप है मेरे कंट्रोलिंग के प्रोसेस में, इनफैक्ट कौन से ऐसे दो स्टेप्स है, विच टू स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि क्या कर रहे हैं, जो इवेंट्स को हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लान, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई दो ऐसे स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में जो कि मेरे इवेंट्स को, जो भी मेरी होने वाले इवेंट्स हैं उनको लगे हुए हैं ठीक करने में अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अरे अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो तुम्हारा इवेंट ठीक थोड़ी हो जाएगा उससे, ठीक है, नहीं जी। एनालाइजिंग द डेविएशन, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब एक एक करके देखते हैं मेरा आंसर क्या होने इनमें से वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब तुम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो तुम्हारा जो है उससे कोई प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तुम तो सिर्फ मेजर कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा कट हो गया, ठीक है। एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग द डेविएशन में भी तुम प्लान के हिसाब से कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक, कंपेयर कर रहे हो। जब तुम कंपेयर कर रहे हो तब तुम कंपेल करते हो इवेंट्स को प्लान के अकॉर्डिंग होने में, तब तुम एक्चुअल में चेक करते हो कि हाँ मैं 10% से पीछे हूं, और फिर जब तुम करेक्टिव एक्शन लेते हो तब भी तुम इवेंट्स को सही करने की कोशिश करते हो। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, C एंड D, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का एंड विल बी डन विद टॉप 30 MCQs हमारे दोनों ही चैप्टर्स को मिला करके। द कंट्रोलिंग फंक्शन का एम क्या होता है, फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन क्या चेक करना चाहता है कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना दूर था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो कि बिल्कुल सही बात है। फाइंड आउट हाउ फार स्टैंडर्ड्स डेविएट फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस, जी नहीं, स्टैंडर्ड्स नहीं डेविएट हो रहे, एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया। इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं, ये डायरेक्ट
डायरेक्टिंग में होता है कि तुम लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करते हो। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी डायरेक्टिंग में होता है, ये कंट्रोलिंग में नहीं होता है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन और ये सब कुछ मोटिवेशन में आता है, कंट्रोलिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, ओनली वन जो है मेरा एम होने वाला है कंट्रोलिंग का, कि तुम चेक कर रहे हो तुम्हारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा डेविएट हो रहा था, इसका तुम यहाँ पे बात करते हो, ठीक है। इसी के साथ वी आर डन विद टॉप 30 एमसीक्यूज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के चैप्टर का मिला करके। आई होप तुम्हें पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ये पूरा 75 क्वेश्चंस का पीडीएफ है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पूरे का पूरा पीडीएफ आई विल अपलोड देयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।